अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त शदीद हलचल और गैर यकीनी की लपेट में है, जहां ताकत और इक़्तिदार की कशमकश अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अपोजिशन रहनुमाओं पर गिरफ्तारियों, नाअहलियों, जायदाद जब्ती और भारी सजाओं का तूफान टूट रहा है, तो दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात के मुकदमात सियासी मंजरनामे को हिला देने वाली शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के हालिया फैसलों ने PTI की क़यादत को झटका दिया है, मगर उसी दौरान शाह महमूद कुरैशी की बरियत ने सियासी बसात पर एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी न सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, बल्कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर वापसी भी मुमकिन है, जो हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज होगा। दूसरी जानिब हुकूमती सफ़ों में अस्करी क़यादत के हालिया सफारती कामयाबियों को बड़ी सियासी हमायत के तौर पर पेश किया जा रहा है। आलमी सतह पर बेहतर रवाबत और खारजा पॉलिसी में फ़ाल किरदार को हुकूमत अपनी मजबूती का सबूत करार दे रही है और इस इत्तेमाद के सहारे अंदरूनी मुल्क में अपने मुखालिफिन को दबाने के इक़दामात में तेजी लाई जा रही है। गिरफ्तारियों और नाअहलियों का यह सिलसिला अपोजिशन की पार्लिमानी और अवामी ताकत को महदूद करने की हिकमत अमली का हिस्सा नजर आता है। ताहम ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आया एक ऐसा निज़ाम जिसमें इख्तिलाफ राय को मुसलसल कुचला जाए और सियासी मैदान में मुकाबले की बजाय कानूनी और इंतजामी हथकंडे से बरतरी हासिल की जाए, देर पा चल सकता है। पाकिस्तान की सियासत अगर एक मुतवाज़न जमहूरी फिजा के बजाय इंतकामी बयानिए और ताकत के यकतरफा इस्तेमाल पर कायम रही, तो न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम बल्कि जमहूरी इदारों की साख भी शदीद मुतासिर हो सकती है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक। मुनीब, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। मुनीब, कल 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला आया और एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है, जबकि बकिया रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई। मुखालफिन तो कम, लेकिन सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के ही कारकुनान शाह महमूद कुरैशी की बरियत को मशकूक बना रहे हैं कि उनकी रिहाई कराई जा रही है ताकि पार्टी को टेक ओवर करे। आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी बकिया केसेस में भी बरी हो जाएंगे और वाकईतन PTI को लीड करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 50 से ज्यादा केसेस हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, और ये अभी तक 3 मुकदमात हैं ऐसे जिनमें उनकी बरियत हुई है। बाकी केसेस में कुछ में वो जमानतों पर हैं, कुछ केसेस में उनकी जमानतें पेंडिंग है। अगर वहां से भी उनकी जमानत कंफर्म हो जाती है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में वो एक्विट होंगे, कुछ केसेस के अंदर अगर उनको शामिल किया हुआ है तो वो अपनी जगह चीज मौजूद है, वो तो खैर चलता रहेगा मामला। लेकिन जो बुनियाद बन रही है वो ये कि 7 मई 2023 की वो मुबैना जो एक साजिशी मीटिंग थी, उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद नहीं थे, और जो बताया जाता है कि पुलिस के एहलकार ने सुनी, और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एलिबाय है वो ये है कि वो उस दिन नहीं थे वहां पर, और वो कराची में थे, अपनी उनकी अहलिया की तबीयत खराब थी इसलिए। अब अगर तो यही वजह है उनके एक्विटल की, तो फिर तो एक क्लियर सी चीज है। लेकिन जहां तक बात है लोगों के अंदर शुकूक व शुबहात की, तो देखिए वो आप किसी को रोक तो नहीं सकते। मेरे नजदीक तो ज्यादती होगी अनलेस को इस चीज का वाज़ेह इंडिकेशन हो कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी वजह से ऑफ द हुक किया जा रहा है। लेकिन जो वजह बताई जा रही है वो तो बड़ी सॉलिड है कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। दूसरी बात ये कि हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब का एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी साजबाज रही है, उनका गठजोड़ रहा है माजी में भी, और वो शायद इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी उनको, या इवन जब वो पीपल्स पार्टी में थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये तासुर था कि वो पिंडी की तरफ उनके मामलात, ताल्लुकात सब कुछ अपनी जगह पर होता है। लेकिन ये बात कि जी वो आ जाएं और पार्टी टेक ओवर कर लें, देखिए पार्टी टेक ओवर ऐसे तो नहीं हो सकती। उसी सूरत में हो सकती है अगर इमरान खान साहब उनके ऊपर अपना मुकम्मल एतमाद रखें और कहें कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं, शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करें और वही मामलात को चलाएं, तो फिर तो सूरत हाल दुरुस्त हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिसेंटली भी एक पैगाम दिया था, शायद जेल ट्रायल के दौरान ही, कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। तो उन्होंने तो 2 साल की जेल भी काटी है। अगर वो एक्विट हो जाते हैं तो ये भी तो देखिए उन्होंने 2 साल 2.5 साल का रगड़ा खाया है। मुनीब, कल वर्किंग डे होते हुए वजीर आजम और वजीर आला पंजाब सब काम छोड़कर मरी में नवाज शरीफ से मिले और कहा जा रहा है कि आम पार्टी इजलास हुआ है। क्या हुकूमत में कोई मामलात में कोई गड़बड़ चल रही है जिसके लिए मुलाकात हुई है? क्योंकि गुज़श्ता दिनों वजीर आजम की तब्दीली और फिर मोहसिन नकवी के वजीर आजम बनने की भी खबरें फैलाई गई।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ना ही मोहसिन नकवी साहब की कोई बतौर वज़ीर आज़म वो आ रहे हैं, हम्म। ना ही वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं ना वो कहीं जा रहे हैं। जहां तक ये गुफ्तगू थी, ये जो मीटिंग थी, ये तो जारी बात है, अब उन्होंने टिकट्स इशू करने हैं और वो एक मीटिंग तो फिर उनकी होती है, बहुत से हर बंदे की अपनी राय होती है। मियां नवाज शरीफ हम्म। साहब पार्टी के सदर हैं, उन्हीं के हुक्म से ऑब्वियसली चीजें चलेंगी आगे। लेकिन जो इस वक्त मौजूद है उसमें तो मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। मीटिंग तो उसका हिस्सा है कि जिसमें वज़ीर आला की अपनी उसके अंदर एक व्यू होगा कि जारी बात है एमपीएस की भी सीटें खाली हुई हैं पंजाब से, हम्म। वहां से पीएमएलएन ने अपने लोगों को टिकट देना है, तो वो एक मुशावरती इजलास टाइप की कोई उनका होगा अपना। लेकिन तो ख्वाजा एज आसिफ सच साहब की कोई भी इतना नवाज शरीफ से ऐसा नहीं है मुलाकात कि हुई और बाद में जराये से ये खबर भी आई कि नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ से नाराजगी का इजहार किया कि आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। क्या एडीसीआर का मामला कहीं हल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मरीम नवाज के हुक्म पर गिरफ्तारी हुई और ख्वाजा साहब अब तक इस बात से नाला हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि ख्वाजा साहब का जितना पुराना ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब से, हम्म। वो वहां पर ये इस्तीफे और ये चीजें तो नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ख्वाजा साहब की कुछ उनके जरूर ये मामलात हैं और शायद वो उनको ये जो अब तक जो मैं इंफॉर्मेशन हासिल कर पाया हूँ, ख्वाजा साहब को ये था कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो और बाद में कार्रवाई हो। वेरएज जो वो शख्सियत थे, कारोबारी शख्सियत, उन्होंने जो उस शख्स के साथ ताल्लुक इस्तवार कर रखा था, उन्होंने अपनी शिकायत की कि मुझसे लूट खसूट की गई है और वज़ीर आला के हुक्म पर ही जो इकबाल संघेड़ा है उसकी गिरफ्तारी भी हुई। और फिर जो मामलात अभी देखिए, एक दफा 4 रोजा रिमांड, फिर दोबारा 4 रोजा, अब दोबारा 4 रोजा रिमांड गुज़िश्ता रोज उनका मिला है। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें तो सामने आ रही हैं और पता लग रहा है उसके अंदर क्या है। तो इशू जरूर होगा और मुझे इस बात का तो यकीन है कि वहाँ, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स भी इसमें आ जाती है ना, और वहां पर उनको जरूर तहफुजात होंगे। लेकिन ये नाराजगी और ये चीजें, इनका मैं नहीं समझता कोई इस वक्त कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है। ख्वाजा साहब की अपनी रिजर्वेशंस तो जरूर होंगी। ठीक, और वैसे अदरवाइज तो वो अंसाराबाजी साहब ने भी कह दिया हुआ है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बड़े दुरुस्त हैं और शहबाज शरीफ साहब पर पूरा भरोसा है। बट द क्वेश्चन इज, आखिर ऐसी क्या रीज़न है कि इस तरह के एक्सप्लेनेशंस देने की नौबत आती है, किन क्लैरिफिकेशंस की? अगर सब सही है तो फिर अफवाहों पर इस तरह का मौक़िफ़ देना क्या मामूली बात है? देखिए, जाहिर बात है अफवाहें भी कहीं से जनरेट तो होती हैं। एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता कि अफवाहें खुद ही घर बैठे ही हो जाती हैं। हम्म। जो इस वक्त निज़ामे हुकूमत है, ये ऐसे ही चल रहा है और मेरे ख्याल में ये अभी ऐसे ही चलेगा। हम्म। जो कुछ लोगों की ख्वाहिशात जरूर हो सकती हैं कि हुकूमत गिर जाए, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई हो जाए, तहरीके इंसाफ और हुकूमत की तहरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज है हम्म। वो भर जाए। हम्म। ये ख्वाहिशात तो हो सकती क्योंकि हैं, सुहेल वैस साहब ने भी लेकिन अपने फिलहाल कॉलम में कहीं जो लिखा है, उन्होंने ज़मीनी कहा है कि सूरत-ए-हाल है हुकूमत और वो तो ऐसा अपोजिशन, इंडिकेशन नहीं दे रही। क्योंकि सुहेल वैस साहब ने अपने कॉलम में कहीं लिखा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अपोजिशन की स्ट्रीट पावर का डंग निकल चुका है, आए रोज नई सजाएं हो रही हैं। क्या मतलब है उनका इस बात से? आप किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? जिस तनाजुर में वड़ाई साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये निज़ाम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का जारी बात यही था कि पीटीआई कमजोर हो, हम्म। और वो एक जो मामला था जो उन्होंने अपने कॉलम में भी लिखा। लेकिन मैं इससे बसद एहतराम थोड़ी सी मेरी राय मुख्तलिफ है अच्छा। कि ये जो हुकूमत है ये अब किसी काम की नहीं रही और इससे भी जान छुड़ा ली जाए, क्योंकि उनका अपना कोई सियासी बयानिया नहीं है और ये बोझ है। ये वक्त अभी नहीं आया। अच्छा। वक्त आते देर नहीं लगती। क्योंकि लेकिन क्योंकि अभी अंजाम 27वीं देखिए, जो आईनी चीज शुरू तरमीम हुई के है उससे हवाले से खत्म भी तो बातें चल रही है ना। जेयूआई के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी ट्वीट की और वो काफ़ी खतरनाक कही जा सकती है कि 18वीं तरमीम का ढांचा बदला जाएगा, एनएफसी अवार्ड्स को छेड़ा जाएगा। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ऑब्वियसली जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के तहत में भी गड़बड़ होगी, और हुकूमत क्या इतनी मजबूत है कि वो ये सब कर सकेगी? देखिए, डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन कहाँ तक इवॉल्व होती है। 18वीं तरमीम या एनएफसी अवार्ड के हवाले से मेजर इश्यूज बहुत सी जगहों पर हैं, लेकिन क्या ये कंसेंसस के साथ होता है या नहीं? आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वफाकी हुकूमत पे कड़ी तनकीद की है कि आप एनएफसी कराएं और आप अपनी नाअहलियों का जो मलबा है वो सूबों पर नहीं डाल सकते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा नहीं ख्याल कि विदाउट कंसेंसस
कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर होगा तो पीपल्स पार्टी तो 18वीं तरमीम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो एक क्लैश होगा। अभी आपने देखा रिसेंटली जो नहरों का मामला था, उस पर एक टेक्निकल रिट्रीट करना पड़ा सबको, क्योंकि पीपल्स पार्टी स्टूड इट्स ग्राउंड और सिंध के लोगों का जो रिजर्वेशंस थी उसको फिर मानना पड़ा हर बिल्कुल बिल्कुल। तो 18वीं तरमीम को इतना आसान नहीं होगा उसको चीजों को, और ये चैलेंजिंग हो सकती है हुकूमत के लिए। बिल्कुल। मुनीब साहब, लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान को लेकर अडियाला से काफ़ी खबरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत नासाज है और शौकत खानम के डॉक्टर से चेकअप का गंडापुर ने कहा, जबकि सुप्रिंटेंडेंट जेल के हवाले से भी सुना है कि उन्होंने भी खत लिखा है कि पिम्स की टीम आकर इमरान खान का चेकअप करे। क्या हम कह सकते हैं कि आइंदा दिनों में इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट किया जा सकता है? कोई इस हवाले से कोई अपडेट? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो हर चीज की हो सकती हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब की तबीयत वो ज्यादा खुदा ना खास्ता खराब है तो फिर तो उनको हॉस्पिटल में वैसे भी कानूनी तौर पर भी उनका हक बनता है कि उनको हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन अभी इसके बारे से कोई कॉन्क्रीट बात तो नहीं आई कि उनको एग्जैक्टली क्या आर्जा लाहक है या वो कितने बीमार हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इमरान खान साहब, देखिए, इस निजाम के लिए, हुकूमत सब के लिए एक लायबिलिटी है। कोई ये नहीं कर सकता कि उनकी तबीयत खराब हो और उनको कोई पूछे ही ना। अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो या तो पिम्स के डॉक्टर या इवन शौकत खानम के डॉक्टर जाएंगे, पहले भी एक दफा गए। अगर उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, दैट नीड्स हॉस्पिटल केयर, तो मेरे ख्याल में फिर तो वैसे भी उनको जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक आपके वक्त का। नाज़रीन, एक कहावत है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमें दुश्मन भी बेवकूफ़ मिला है। भारत दुनिया का शायद पहला वो मुल्क है जिसने अपनी बुनियादी असास और नजरिए को दफन कर दिया है, जिसे नजरिए पर गांधी ने भारत को बनाया। वो गांधी जो मुसलमानों के लिए भूख हड़ताल करता था, वो गांधी जिसने पाकिस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी और वो सरमाया जो तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया, उसकी अदायगी के लिए अपने मुल्क में जोरदार एहतजाज किया। भारत को वजूद में लाने वाली जमात कांग्रेस, जिसने दिहाइयां लगाकर अपने मुल्क को दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत और सेकुलर शनाख्त की सिफ में खड़ा किया। उस भारत को नरेंद्र मोदी और उसकी जमात आरएसएस के मुतशद्दद नजरिए की भीड़ चढ़ाकर दुनिया भर में जलील रुस्वा करा दिया। जहां आलमी सतह पर भारत न सिर्फ तन्हाई का शिकार है बल्कि एक मुजरमाना रियासत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं भारत के अंदर अब उनकी नाम निहाद जमहूरियत का खात्मा भी होता दिखाई दे रहा है। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं राहुल गांधी समेत दीगर ने दुनिया के सामने मोदी की धांधली के सबूत रख के भारत के इंतखाबी अमल और बीजेपी की हुकूमत के कानूनी होने पर भी सवाल उठा दिए। अपोजिशन रहनुमाओं खुसूसन राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से वोटर लिस्टों में जाली इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा जाली वोट मिले हैं, जिसका मतलब है कि वो जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। अपोजिशन ने जैसे ही मोदी की धांधली का पोल खोला तो कल उनको हिरासत में ले लिया गया और बाद-ए-ज़ार रिहा कर दिया गया। एक तरफ भारत अपनी अंदरूनी मसाइल में इस कदर फंस चुका है कि भारत का मुत्तहिद रहना नामुमकिन नजर आता है, वहीं पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत को न सिर्फ बेनकाब किया है बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सफारती महाज पर ऐसा काम कर दिखाया जिसके बाद खित्ते में भारत की जाहिरियत का काला चेहरा बेनकाब हो गया है। अमेरिका की जानिब से भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान BLA और उसकी मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्दों की तंजीमों में शामिल कर लिया गया है, जिसका मतलब साफ है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई आलमी असूलों के तहत बनती है और उनको आलमी NGOs और अदारों की सपोर्ट फराहम नहीं की जा सकेगी। वहीं एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई जब आलमी मुस्तकिल सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए कहा कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। मुस्तकिल सालसी अदालत के मुताबिक अदालत ने यह हतमी फैसला बाइंडिंग अवार्ड 8 अगस्त को जारी किया, जो पाकिस्तान की जानिब से 19 अगस्त 2016 को भारत के खिलाफ दायर करदा सालसी के नतीजे में सामने आया है। इन तमाम मामलात के पेश नज़र भारत में इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की कुर्बत को लेकर तशवीश में इजाफा हो गया है, जिसको आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है। ये पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सफारती राब्तों के नतीजे में सामने आई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ 2 घंटे का निजी दोपहर का खाना खाया, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई दिहाइयों में सबसे खूनरेज झड़प के सिर्फ 1 माह बाद हुआ था।
ये मुलाकात इसलिए भी अहम समझी जा रही है क्योंकि माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर खुलेआम तनकीद की थी, तहम अब मंजरनामा यकसर बदल चुका है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर तज्जियाकार माइकल कोगलमैन ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये पेशरफ्त हैरानकुन है। मैं इसे एक गैर मुतवक्के दोबारा आगाज बल्कि एक नया दौर कहूंगा। पाकिस्तान ने इस गैर रवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फन खूब समझ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई, तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस तेजी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त भरम है, खासतौर पर इस वक्त जब अमेरिका ने भारत पर दरामदी टैरिफ 50% कर दिया, जबकि पाकिस्तान के लिए ये शरह सिर्फ 19% रखी। अब सवाल यह है कि आलमी तन्हाई और पाबंदियों के बाद क्या भारत अपनी 36 रियासतें मुतहद रख पाएगा? भारत के अंदर से उठने वाली धांधली की आवाजें क्या अब मोदी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेंगी? इन समेत आलमी मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर अहमद हसन अल-अरबी। अहमद, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। अहमद, आपने और सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूं कि आपने और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हालिया पाक भारत जंग के हकाइक पर किताब लॉन्च की है, इनफैक्ट कल ही की है, द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग के नाम से, और उसमें तमाम फैक्ट्स को भी इकट्ठा किया है ताकि कोई अभाम न रहे। इसमें एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने लिखा है कि भारत ने जो ड्रोन्स पाकिस्तान की जानिब भेजे थे उनको इसलिए मारकर तबाह नहीं किया गया क्योंकि उनको महफूज तरीके से उतार कर अब उस पर रिसर्च हो रही है जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर दोबारा जारियत होती है भारत की जानिब से तो भारत की जानिब से ये भेजे गए इस्राएली ड्रोन्स उन्हीं पर गिरेंगे। जी देखें, आमतौर पे एक स्टैंडर्ड फिनोमेना है पूरी दुनिया में कि आपके जब इस तरह से एक्सचेंज होती है, फायर किया वेपन्स इस तरीके से उन्होंने ड्रोन्स भेजे या बाकी सारी चीज़ें, तो जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो ड्रोन्स हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन में ये बहुत ज़्यादा हुआ, मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है कि जो ड्रोन्स होते हैं उनको सॉफ्ट किल इसी वजह से उनको की जाती है ताकि देखा तो जाए कि उस मशीनरी के अंदर क्या है, और उसमें से अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ निकल सके तो वो मुल्क जाहिर है उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ उसको अपने आर्सनल में डिप्लॉय करता है, उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी बहुत सारे सॉफ्ट किल्स किए हैं उन ड्रोन्स के, जिनको बाद में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें वहां से मिली है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। बिल्कुल सही। और आपने अपनी किताब में जो बड़ी अहम बात लिखी है वो कराची के हवाले से है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के बाद कराची को थ्रेट था जिस पर पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह किया था कि कराची हमारी रेड लाइन है। कराची के हवाले से हमने देखा है कि कई अरसे से भारत को एक फोबिया है, उसकी क्या वजह है? देखिए, कराची हमेशा से, आप अगर इंडिया की जो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है पिछले 3 सालों में, जो उन्होंने पागलों की तरह दुनिया का सबसे बड़ा असलहे का इंपोर्टर इंडिया बन गया है, पूरी दुनिया से असलहा खरीदा पिछले 3-4 साल में स्पेसिफिकली, उसमें सबसे ज्यादा उसने जो अपनी वेपन एनहांसमेंट की है या असलहा उसने जिस आर्सनल को इंक्रीज किया वो नेवल आर्सनल है। पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है, हमारी मेन सी पोर्ट कराची है, इंडिया की तकरीबन 11-12 मेजर सी पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है, कराची की सी पोर्ट, वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। इंडिया ने जो नेवल जो एडवांसमेंट बहुत ज्यादा की है, तो वो जाहिर है वो नेवी जो है वो टारगेट करना चाहेगी पाकिस्तान की जो ये सी पोर्ट्स हैं इनको। अब हुआ ये था कि थ्रू आउट बनियान मरसूस इनकी हद्दुल वसा कोशिश थी। आपने देखा INS विक्रांत वाली जो इन्होंने हरकत की, निकालते थे फिर पीछे ले जाते थे, निकालते थे फिर पीछे ले जाते थे, और फिर इवेंचुअली उसके जो कमांडर है उसका कोर्ट मार्शल इन्होंने अब आजकल कर दिया। सो इंडिया की जो अप्रोच थी वो यही थी कि उसने काफी दफा थ्रेट था कि उसने कराची को टारगेट करना है। आप जंग के दौरान सुनती भी रही होंगी इंडियन मीडिया के ऊपर भी, और बाद में अब असेंबली में उनकी अपोजिशन ने इसको इस बात पे उनको क्रिटिसाइज भी किया है कि आपके मीडिया तो यूं दिखा रहा था जैसे कराची को आपने इन्वेड कर लिया हो। जी हाँ, क्योंकि इनकी ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा थी। और उसी तरह ये बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के बाद भी 10 तारीख को भी
थ्रेट था कि इंडिया ने कुछ इस तरह का कुछ ये प्लान कर रहे हैं, तो फिर हमारी तरफ से काउंटर थ्रेट गया था, जो कि हमारी जो कराची की जो बंदरगाह है और कराची का शहर, वो हमारी रेड लाइन है। अगर तुम लोग इसके इसके ऊपर कुछ करने का सोचोगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होंगे कि इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। और अहमद, हिंदुत्व माइंडसेट और मोदी का आरएसएस का नजरिया आगे बढ़ाना, जो कि अखंड भारत की बात करता है, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे जाकर ये कहता है कि हिंदुओं के अलावा किसी को इस सरजमीन पर रहने का हक ही नहीं है। इसको आपने अपनी किताब में बड़ा तफसील से बताया है और उसको आपने पहलगाम फॉल्स फ्लैग से भी जोड़ा है। इसके हकाइक क्या है, जरा इस पर भी बताइए। जी देखें, पूरी दुनिया में जो मार्का हक और बुनियानुन मरसूस है, पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो जंग कैसे लड़ी गई, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, उन 10 से 20 दिनों के अंदर क्या क्या फैसले लिए गए, डिफरेंस कहाँ पे आया, कहाँ पे कौन सी ऐसी मोमेंट थी जो गेम चेंजिंग थी। एवरीबडी वांट्स टू नो कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जो मार्का हक और बुनियानुन मरसूस में ऑडियंस इंटरेस्टेड है, बोथ ग्लोबली और पाकिस्तान के अंदर भी, मार्का हक और बुनियानुन मरसूस ये शुरू हुआ तो वो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो इस सारे फियास्को को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बैकग्राउंड में उस आइडियोलॉजी या उस मेंटालिटी को समझे जिसने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोरियोग्राफ किया, और फिर उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद वो दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे ले आया विद इन डेज। सो इसको हमने इस बुक में मुकम्मल तौर पे कवर किया, क्योंकि जब तक आप हिंदुत्व को, आरएसएस को, इन चीजों को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, आप समझ ही नहीं सकते उस मोटिवेशन को जो हमारे मार्का हक बुनियानुन मरसूस में थी। उस क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर नहीं आ सकता जो इंडियंस को देखने, पढ़ने और समझने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो इस वजह से इस बुक में हमने तफसील से इंडिया के पुराने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, इन तमाम चीजों को डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ हमने प्रेजेंट किया। बिल्कुल। और आपने साइबर वॉर के हवाले से तो पाकिस्तान ने नो डाउट को दुनिया को हैरान कर दिया है। जिस तरह पाक भारत जंग में हमारे साइबर वॉरियर्स ने भारत के फिजाई और अस्करी निज़ाम को जाम किया, इस हवाले से भी आपने तफसील से बात भी की है कि कितनी उम्र के बच्चे थे जिन्होंने मुल्क के लिए ये काम किया है। ज़रा हमारे नाजरीन को भी इस हवाले से बताएं। जी देखें, आजकल की जो मॉडर्न वॉर्स हैं उनमें साइबर वॉर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हमने बिल्कुल इंडिया को, आप ये कह सकते हैं कि साइबर रेल्म के अंदर ब्लाइंड किया। और जाहिर है वो जिस तरीके से, वो इंडियंस को पता है कि उनके साथ क्या हुई है और कि किस तरीके से उनके रडार सिस्टम से लेकर उनके टेलीविजन चैनल्स तक क्या चीज ऐसी है जो हमने छोड़ी हो। और ये एक बहुत बड़ा एज है जो पाकिस्तान को मिला है। ये अनसंग वॉरियर्स हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता, आपको पता भी नहीं है कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कौन है, ना इनको पजीराई चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इस धरती के लिए, इस मुल्क के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया, और आगे आने वाली जंगों में इनका किरदार मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो ये बुक में हमने इनको भी ट्रिब्यूट पेश किया है, और कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो रीडर के लिए पहली दफा ये सुनेंगे अबाउट द साइबर वॉरियर्स, हमारी साइबर वॉरफेयर जो हमने किया, जिसने एक्चुअली गेम का पासा ही पलट दिया, जंग का पासा पलट दिया। तो उसके ऊपर भी डिटेल इंशाल्लाह इस पे हमारी किताब में पढ़ने के लिए मिलेगी रीडर्स को। बिल्कुल। और मजीद डिटेल्स अगर वो जानते हैं तो उसके लिए वो दे नीड टू बाय द बुक द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। उसमें बड़ा डिटेल से लिखा गया हुआ है। एक तरफ तो भारतीय प्रॉक्सी बेल्ले को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दी गया है, वहीं भारत के अंदर सबसे मजबूत अलहदगी की जो तंजीम थी खालिस्तान के हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ सामने आ रही है। एक तो अमरीकी सदर की सिख रहनुमाओं से खतो कुताबत, और दूसरा कनाडा में एम्बेसी खुलने की जो खबरें हैं, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा भारत पर, और दुनिया ने, क्या हम समझें कि दुनिया ने खालिस्तान को कानूनी और पंजाब को भारत से अलग रियासत तस्लीम कर लिया है? देखिए, इसके साथ साथ और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है खालिस्तान के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो लेटर्स हैं और वो सारे आपके सामने हैं, वो आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं इंडिया को, और इंडिया को नहीं पता कि उसने इस सारी चीजों के साथ कैसे डील करना है। उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर और उसके बाद बहुत जिंगोइस्टिक, अपने दे पंच वे बियॉन्ड देयर वेट। अब वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अगर वो मर्डर्स और कत्लो गारत करवा रहे हैं, और करवाने के बाद बड़े खुलेआम उसको ओन भी कर रहे हैं, हाँ भाई हमने करवाई है। आई मीन गौरव आर्या जो एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर है, रॉ का माउथ पीस है, उसने तो ये कहा था कि हमें गैंग्स हायर करके पूरी दुनिया में जेनोसाइड करवाना चाहिए सिखों का। अब ये पब्लिकली जब चीजें ट्रांसलेट होके वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जाती हैं, तो वो जाहिर है इंडिया को इतनी स्पेस तो नहीं दे सकते कि वो ये सब कुछ करें। इसके साथ साथ जो खालिस्तान के बारे में आपको बातें नजर आ रही हैं, इसके साथ साथ नागालैंड है, 7 सिस्टर स्टेट्स की एक रियासत, एक खातून है ग्रेस कॉलिंस के नाम से,
उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लास्ट ईयर दिसंबर में जो एक्नॉलेज किया था एज ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ नागालैंड। अब ये एक्चुअली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये नागालैंड की ऑनररी प्रेसिडेंट है। बिल्कुल नागालैंड जो है वो इंडिया से अलग होकर सियासत करना चाह रही है। सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया की जितनी फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, अब इनको पूरी दुनिया के अंदर ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगी और इनको पजीराई भी मिलेगी, रिकग्निशन भी मिलेगी, और ये इंडिया की स्टेट का जो स्टेट टेररिज्म विद इन इंडिया कर रहे हैं ये और मजीद एक्सपोज भी होता चला जाएगा। सो असल जो इस वक्त इंडिया के अंदर मोदी के जो खिलाफ सेंटिमेंट था वो बिल्कुल उसको ताकत के जोर पे दफन किया जा रहा था, उसका दम घूंटा जा रहा था। बुनियानुन मरसूस और मार्का है कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अब ऑपोजिशन बोल रही है कि तुमने हमसे ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। अब अगर ये सिंदूर 2 करेंगे तो उसके बाद क्या इंपैक्ट होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा ये लगता है कि इंडिया विल स्टार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड। जब अंदर से टूटना शुरू करेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकेगा। बाहर की बजाय आई थिंक इंडियंस के अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और डिसमेंटल होने के खदशात है। बहुत शुक्रिया, अमर भी हमारे साथ मौजूद थे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल अतीब सदीकी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अतीब साहब, जिस तरह का मुज़ायका खेज बयान भारतीय एयर चीफ का आया है, ये तो एक प्रोफेशनल फोर्स के सरबराह के लिए वैसे ही निदामत से डूब मरने का मकाम होता है। आप क्या समझते हैं कि अचानक ऐसा बयान देना सिर्फ आवाम को तसल्ली देने के लिए था या कोई मजमूम एजेंडा अभी इसके पीछे कारफरमा है? पहले तो आप सब लोगों को सलाम और व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से। ये बिल्कुल जो आपने बात की है उसमें कोई शक ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि हंसूं के अफसोस करूं। इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर जो कि अपना इंडियन एयर फोर्स के चीफ हैं, उनको किस तरह का बयान देने से पहले बहुत सोचना चाहिए था। इनफैक्ट किस किस्म का प्रेशर था उनके ऊपर, सियासी प्रेशर था, किसका प्रेशर था। इससे बेहतर था कि वो शायद रिजाइन कर देते, क्योंकि जो इसका इम्पैक्ट होना है उनके अपनी एयरफोर्स ऑफिसर्स पे, बाकी सर्विस के ऑफिसर्स पे, वो बहुत नेगेटिव जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि हुआ क्या है। और ये जो बयान दिया इन्होंने कि जी S-400 से इन्होंने 5 फाइटर्स और एक लार्ज एयरक्राफ्ट क्या कहते हैं गिराया है, ये भी समझ में नहीं आ रही है उन्होंने किस तरीके से बयान दिया। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो S-400 है इसके कुछ 4 वर्जन्स हैं। अच्छा, एक वर्जन की रेंज तो 400 किलोमीटर है, एक की 250 है, एक की 150 to 170 और एक 30 to अबाउट 100 किलोमीटर आप समझ लें। रशिया ने किसी को भी आज तक ये 400 किलोमीटर रेंज का अपना S-400 नहीं दिया है। वो क्योंकि सेंसिटिविटीज हैं, वो नहीं चाहते कि कोई सीक्रेट्स उसकी लीक आउट हो जाते हैं, तो वो किसी को नहीं देते। तो जो मैक्सिमम रेंज वाला S-400 है जो किसी और मुल्क के पास है वो 250 किलोमीटर है। चलें ये भी मान लेते हैं कि जी 250 किलोमीटर, इन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर पे जाके उन्होंने लार्ज एयरक्राफ्ट को मार दिया है। एक चीज और सोचने की बात है कि जब इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था S-400 का, तो इन्होंने कोई 5 बटालियंस लिए जो 10 रेजिमेंट्स बनते हैं, 40 लॉन्चर्स टोटल, और एक 140 इनके पास ये S-400 मिसाइल्स हैं, यानी $40 मिलियन का एक मिसाइल। और इसमें जो बताने वाली बात यह है कि आज 3 महीने से ऊपर हो गए हुए हैं, इन्होंने कोई इस किस्म का क्लेम नहीं किया। ये आप देखें कि जो बैटरीज होती हैं, रेजिमेंट्स होते हैं, बटालियंस होते हैं, इनके अपना एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, स्कोप्स होते हैं विद इन देयर कंट्रोल रूम। ये जो स्कोप्स हैं दे आर एक्चुअली कनेक्टेड विद दी ऑपरेशंस, सेंट्रल ऑपरेशंस रूम के साथ कनेक्टेड होते हैं, मेन जो उनके ऑपरेशन सेंटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं। फर्ज करें कि जी इन्होंने ये क्या कहते हैं ये डिटेक्ट कर भी लिया, कोई फाइटर डिटेक्ट कर लिया। फाइटर डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि उनके स्कोप के ऊपर वो फाइटर आ गया है। उसके बाद उन्होंने परमिशन लिया, उसके बाद विद इन 1 मिनट दे आर इन अ पोजीशन टू लॉन्च देयर मिसाइल। उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिया। अब जो S-400 की मिसाइल की स्पीड है वो तकरीबन Mach 14 है, यानी तकरीबन 4.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी फ्रॉम एट दैट रेंज द मिसाइल शुड कनेक्ट आफ्टर 1 मिनट। ठीक हो गया। ये सब का सब जो है रिकॉर्ड हो रहा होता है स्कोप पे। जो कंट्रोलर होता है, मिसाइल कंट्रोलर, जो कि उसको जो कुछ बोलता है और जो कुछ नजर आ रहा होता है स्कोप पे, वो सब कुछ अपना रिकॉर्ड हो रहा होता है रियल टाइम में। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जहाज नजर आया,
मिसाइल लॉन्च हुआ और 1 मिनट के बाद उस मिसाइल ने जाके किसी जहाज को हिट किया और उसके बाद वो ब्लिप जो है ना वहां से स्कोप से खत्म हो गया। अदीब साहब, गुज़श्ता रोज एयर मार्शल आसिम सुलेमान हमारे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने बताया कि भारत को सबक सिखाने के लिए पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल तैयार है और हर चीज़ स्टैंड बाय पर है। उससे कबल DGISPR ने भी कहा कि हम इस बार भारत में मशरक से आगाज करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई जारियत हुई तो इस बार भारत के अंदर दूर तक टारगेट्स पहले से तैयार हैं। जी बिल्कुल ऐसे हैं। देखें, आपको ये बताता चलूं, ये जो स्टेटमेंट दी है DGISPR ने, ये इट इज बेस्ड ऑन आवर कैपेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं जिनकी रेंज 2900 किलोमीटर से भी ज्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी टारगेट पूरे विद इन इंडिया, मशरक के किसी भी कोने में हो, हमारे मिसाइल से भी उनको निकाला जा सकता है। इसलिए ये उनको बताया गया है कि जी आप हमारे साथ मत पंगा लें, आपका कोई शहर नहीं, कोई टारगेट नहीं है जो कि हमारी जो वेपनरी है उसकी रेंज में नहीं है। तो ये एक चीज उनको मैसेज बता भी दिया गया है, उनको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये वी आर रेडी, We are ready. We've always been ready. We will always be. We are stand by. ठीक है अदीब साहब, जिस तरह पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अस्करी सतह पर ताल्लुक बढ़ रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स जैसे F-35 वगैरह या कोई दूसरे त्यारे और मिसाइल पाक फिजाइया के पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। इतनी कुर्बत अब आपने देख ही लिया है बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू मिलिट्रीज हो गई हैं। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये डिप्लोमेटिक मनूवर किया है और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को ये कन्विंस कर लिया है कि वी आर अ नेशन दैट यू कैन रिलाई ऑन। इसमें बड़ी एक हेनरी किसिंजर की एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है कि डिप्लोमेसी फॉलोज पावर नॉट पिटी। It is the successful, not the struggling, that define the terms of engagement. अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा। इस जंग के बाद पाकिस्तान इज अ डिफरेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कहते हैं, अब पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ देखा जा रहा है। ठीक सर, जिस तरह भारत की अस्करी हार के बाद मौशी नाकामी के बायस उनका अब अपने अंदरूनी मसाइल और मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में भारत के लिए मुमकिन है कि वो अपनी प्रॉक्सीज को खित्ते की बदअमनी के लिए एक्टिव रख सके, खासकर जब फितरतुल हिंदुस्तान या BLA को तो अब अमेरिका ने भी आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल, जो मैं यही कहना चाह रहा था कि आज हमारी जो डिप्लोमेटिक मनूवर है, जो हमारी उनके साथ टाइज स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है, उसकी नतीजे में आपने आज सुन ही लिया है कि BLA को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और विद इन द BLA वो जो मुजाहिद ब्रिगेड है उनको भी क्या कहते हैं ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और क्या कहते हैं इसमें इनको बेसिकली जिस वक्त इनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर इनकी फंडिंग के रिसोर्सेज जो है ना वो ट्रैक होने शुरू हो जाते हैं। इनको जो सपोर्ट करने वाली एजेंसीज हैं वो ट्रैक होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत कुछ वाज़ह होना शुरू हो जाता है और मुझे कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ पता चल चुका हुआ है। ये जो हो रहा है अपना फितना हिंदुस्तान जो हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब फितना क्या, ये है ही हिंदुस्तानी। ये उनके क्या कहते हैं, उनके पेरोल पे हैं, उनके लिए काम करते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे ये जो कुछ बलूचिस्तान में कर रहे हैं और जो बाकी हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान में हो रहा है, ये सब उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरीके से सब उम्मीद है कि सबको उम्मीद है कि ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन। एक तरफ मुआशी ब्लॉक बन रहा है, हम देख रहे हैं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान राहदारी तजारती मंसूबे में आगे बढ़ रहा है। क्या आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि कोई बड़ा अस्करी इत्तेहाद भी खित्ते में बने, भारत को माइनस रखते हुए चीन और पाकिस्तान कोई फौजी ब्लॉक बनाए? कोई ऐसी देखें जरूरत ही नहीं है ब्लॉक की। अच्छा। इंडिया के लिए तो पाकिस्तान ही काफी है। आप लोगों ने देख लिया है, जब भी कोई इस तरह की कोई अपना 2019 में भी देख लिया, 2025 में भी देख लिया, यानी हमारी अपनी कैपेबिलिटी इतनी है कि हम इंडिया को हमेशा इस तरह की क्या कहते हैं अपना नताइज जो है ना हमेशा मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि
अपना चाइना हैज ऑलवेज बीन, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा क्योंकि सर support अभी तो उसने देखिए किया ना, है। अमेरिकी सदस्य लेकर सिर्फ गल्फ ममालिक, हमारे हमसाए अफगानिस्तान, ईरान, जी। चीन, बांग्लादेश, सब ओपनली अब इस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई मिसएडवेंचर करता भी है भारत, तो यू थिंक सो कि आलमी दबाव पड़ेगा भारत पर और वो क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अभी भी तो आप देख लें, वो दिन क्या 24 आवर्स भी के अंदर ही अंदर जनाब अली उसको अपना घुटने टेकने पड़ गए। तो ये तो आलमी दबाव भी था उनके ऊपर। उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस थी जिसने, क्या कहते हैं, ये उनको इस तरीके से अपना मारा। और फिर उसके बाद आलमी जो जितनी भी अपना ये सुपर पावर्स हैं, जितने यूरोपियन यूनियन है, ये सबको अंदाजा था कि ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ये बिल्कुल इससे ज्यादा अगर कोई अपना एडवेंचर हुआ तो ये मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं। और न्यूक्लियर जो अपना जो क्या कहते हैं वॉर है, या जो आपको अंदाजा ही है जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ अभी 6 अगस्त को और 9 अगस्त को इन्होंने इसका ये दिन मनाया जाता है जापान के अंदर। उसके जो इफेक्ट्स हैं वो सारी दुनिया को पता कि क्या हो सकते हैं। सिर्फ बिल्कुल हमारे सही। रीजन में नहीं उसके इफेक्ट रहते, बिल्कुल, ये पूरी काफी दूर तक उसका इम्पैक्ट जाता है, True. न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह का। Very well तो ये said. वो चीजें हैं जो कि आई थिंक के इनको सोचने की जरूरत है। अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है, मैं इंडियन अवाम की बात नहीं कर रहा। इंडियन अवाम तो बेचारी, उनको तो शायद ये अब समझ में नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है उनके साथ। जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। एयर वाइस मार्शल अतीब सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।